नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रोहित। उड़ता बॉलीवुड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे विक्की गोस्वामी ज़ाम्बिया पुलिस को चकमा देकर साउथ अफ्रीका से दुबई आ गया। दुबई की चमक दमक, ग्लैमर की और पैसों की दुनिया तो विक्की गोस्वामी को बहुत राज आई, लेकिन इसके साथ साथ ही वो आ गया डी कंपनी की नज़रों में। उड़ता बॉलीवुड के अंतिम एपिसोड में आपको हम सुनाएंगे पहले विक्की गोस्वामी की ज़ाम्बिया से दुबई की यात्रा और दुबई में उसकी डी कंपनी की मुलाकात से। तो सुनते रहिए अपनी मन की आंखों से, सुनो जरा। विक्की गोस्वामी साउथ अफ्रीका तो आ गया, मगर विक्की गोस्वामी तुरंत ड्रग्स के बिजनेस में नहीं गया। उसने जितने भी पैसे उसके साथ लाए थे वो रियल एस्टेट में लगा दिया और धीरे धीरे उसका ड्रग्स का बिजनेस सेटअप करने लगा। साउथ अफ्रीका पुलिस के नज़र में विक्की आया, मगर साउथ अफ्रीकन पुलिस ने डिसाइड किया कि विक्की को अभी अरेस्ट नहीं करेंगे, उसको थोड़ा बढ़ने देते हैं। विक्की ने अपने लिए एक प्राइवेट जेट भी खरीद लिया था उस टाइम पे, मगर फिर भी जोहानिसबर्ग पुलिस ने डिसाइड किया कि उसको ट्रेल करेंगे। उसके पीछे आदमी लगा दिए, मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया। दिमाग तेज हो तो आदमी कहीं से भी शुरुआत कर सकता है। विक्की को पहले मुंबई से भागना पड़ा और फिर उसे ज़ाम्बिया में भी अपना जमा जमाए ड्रग्स का कारोबार छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन हर बार की तरह उसने साउथ अफ्रीका में भी अपने धंधे को फैलाना शुरू कर दिया था। खोजा का साथ और अपने हुनर की बदौलत विक्की ने साउथ अफ्रीका में भी बहुत कम वक्त में फिर से ड्रग का एम्पायर खड़ा कर दिया और बहुत जल्दी ही इतना माल कमा लिया कि उसको छुपाना नामुमकिन हो गया था। उसके ड्रग्स का धंधा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था और अब उसने आसमान में भी उड़ने का फैसला कर लिया था। सबसे जबरदस्त बदलाव तब आया जब ड्रग कंसाइनमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए विक्की ने प्राइवेट जेट खरीद लिया था और यहीं से वो साउथ अफ्रीका की पुलिस की रडार में आ गया। लेकिन पुलिस ने उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि इतने कम सबूतों के साथ विक्की को गिरफ्तार किया भी तो वो बहुत आसानी से छूट जाएगा। बस इसी इरादे के साथ पुलिस ने उसके माल पकड़ने की बजाय उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा किया जा सके। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि साउथ अफ्रीकन नारकोटिक ब्यूरो यानी कि SANAB के कुछ अधिकारी भी विक्की के साथ मिले हुए थे और इसी वजह से वो कभी पकड़ा नहीं जा सका। इधर विक्की साउथ अफ्रीका में सक्सेस की नई सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था, लेकिन एक पुराने मामले को निपटाने को लेकर वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया। हुआ यूं कि रॉबर्ट रॉक्स क्लेमिनी नाम का एक ड्रग डीलर जब डार्विन खोजा से मिलने उसके घर जा रहा था, कहीं रास्ते में ही गायब हो गया। और यह दिन था 6 अप्रैल 1995, 6 अप्रैल 1995। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक क्लेमिनी और उसके घर से 2 आदमी खोजा से मिलने कार में लेकर जा रहे थे। क्लेमिनी के घर वालों के अनुसार विक्की पर क्लेमिनी का 1.5 मिलियन रैंड बकाया था, यानी कि लगभग 75 लाख रुपए, और वही वसूलने के लिए वह विक्की से मिलने जा रहा था। विक्की और क्लेमिनी पहले से ड्रग का काम कर रहे थे और उनकी एक ड्रग डील खराब हो गई थी, जिसका पैसा इरविन खोजा विक्की की तरफ से वसूल रहा था। फिर से आते हैं 6 अप्रैल 1995 को। क्लेमिनी अपने घर से 2 आदमियों के साथ खोजा के घर जाने के लिए निकल चुका था। खोजा के घर में मीटिंग चल रही थी। अभी आधा घंटा ही हुआ था कि अंदर से 2 बार गोली चलने की आवाज आई। गोली चलने की आवाज तो आई, लेकिन गोली किसने किस पर चलाई यह किसी को पता नहीं था। साथ ही यह भी पता नहीं चल सका
कि ग्लेमिनी कहां गया, जो कि ग्लेमिनी की डेड बॉडी कभी नहीं मिल सकी। जोहानिसबर्ग की पुलिस ने ग्लेमिनी का कोई भी सुराग देने वाले को 2,50,000 रैंड का इनाम रख दिया, लेकिन 1996 से लेकर अभी तक इस इनाम को लेने वाला कोई भी नहीं आया। ग्लेमिनी का केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसके गायब होने के पीछे विकी गोस्वामी और उसके गॉडफादर इरविन खोजा का हाथ हो सकता है। इस केस के बारे में और विस्तार से सुनते हैं सौम्य दीप्तो से। रॉबर्ट, ग्लेमिनी का जो ये हत्याकांड था, ये विकी गोस्वामी के लिए एक बड़ा सेटबैक था। ये विकी गोस्वामी के लिए एक बड़ा वीक पॉइंट भी बन गया। ग्लेमिनी का डेड बॉडी पुलिस को कभी नहीं मिला और विकी गोस्वामी प्राइम एक्यूज्ड बन गया, क्योंकि विकी गोस्वामी ही वो मीटिंग को कंडक्ट कर रहा था जहाँ पे ये कहा जाता है कि ग्लेमिनी को रिवॉल्वर से गोली मार के हत्या कर दिया गया। ये खून होने के बाद विकी गोस्वामी ये तो समझ गया था कि उसके लिए साउथ अफ्रीका में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में विकी की मुसीबतें शुरू होने के बाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और जल्दी ही जोहानिसबर्ग पुलिस ने खोजी पत्रकार क्रिस स्टेन बार्लो को विकी के पीछे लगा दिया। स्टेन बार्लो ने विकी का स्टिंग ऑपरेशन किया और फिर 28 मार्च 1996 को अखबारों में एक हेडलाइन छपी, साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड ने खड़ा किया एम्पायर। इसके बाद विकी का साउथ अफ्रीका में रहना मुश्किल होता जा रहा था। पुलिस से लेकर अधिकारी तक विकी के पीछे पड़ गए थे। मीडिया भी वहां छाया रहता था और फिर जैसे विकी ने जाम्बिया छोड़ा था, उसी तरह एक दिन वह साउथ अफ्रीका भी छोड़कर मुंबई भाग आया। ये कुछ ऐसा था जैसे पुराने एपिसोड का रीरन हो रहा है। जैसे विकी गोस्वामी जाम्बिया से भागा था, वैसे ही विकी गोस्वामी साउथ अफ्रीका से भागा, वही रात को 3 बजे एक सूटकेस लेके प्राइवेट जेट से। उसके साथ कुछ उनके साथी थे, 1-2 लोग और थे, मगर विकी गोस्वामी रातों रात साउथ अफ्रीका से फरार हो गया। अपने पीछे विकी लग्जरी कारों का और प्रॉपर्टी का एक जखीरा छोड़ाया था, जिसे बाद में पुलिस ने सीज किया और नीलाम किया। इसके अलावा विकी का प्राइवेट जेट जो लेंसीरिया एयरपोर्ट पर खड़ा था, उसे भी पुलिस ने सीज कर लिया था। और इस तरह साउथ अफ्रीका में विकी का टाइम अब पूरा हो गया था। विकी गोस्वामी के ठिकाने लगातार बदल रहे थे, लेकिन खुद विकी नहीं बदल रहा था। साउथ अफ्रीका से भागकर मुंबई तो आ गया था, लेकिन वह बहुत समय तक चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। विकी को अभी मुंबई में आए कुछ ही दिन हुए थे, पर उसने दुबई शिफ्ट होने का मन बना लिया था। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन दुबई में बैठकर ही हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड का राज चला रहे। ये 90 के दशक के वो दिन थे जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का पैरेलल राज चलता था। 90s का मुंबई एक अलग ही दुनिया था। वहां पे एक तरफ पॉलिटिशियंस के राज चलते थे और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के। अंडरवर्ल्ड सिर्फ रियल एस्टेट में घुसे हुए नहीं थे जैसे आप मूवीज में देखते हो। अंडरवर्ल्ड ड्रग्स में भी घुसे हुए थे। बॉलीवुड का पार्टी सीन में अंडरवर्ल्ड का बहुत अच्छी पकड़ था और वहां पे ये लोग ड्रग्स बेचते थे। अंडरवर्ल्ड से तो पैसा आता ही था, मगर बहुत सारे गैंग्स थे जो लोग ड्रग्स से भी पैसे कमाते थे। उनमें से सबसे बड़ा नाम था दाऊद इब्राहिम। विकी का दुबई कनेक्शन नया नहीं था। वो अंडरवर्ल्ड के संपर्क में तभी आ गया था जब उसने अहमदाबाद छोड़कर
बंबई में मैंड्रिक्स के धंधे की शुरुआत की थी। तब मुंबई मुंबई ना होके बंबई थी और महाराष्ट्र की दशा और दिशा बदलने के लिए शिवसेना बीजेपी के गठबंधन हो चुका था। आने वाले वक्त में एक और गठबंधन होने वाला था। मुंबई में कई गैरकानूनी काम हो रहे थे और उसमें अंडरवर्ल्ड का दखल ना हो ऐसा देखा नहीं गया। जब विकी ने बंबई में ड्रग्स की दुनिया खड़ी कर ली तो इस दुनिया ने उसके दरवाजे दूसरी दुनिया के लिए खोल दिए थे और यह दुनिया थी अंडरवर्ल्ड की दुनिया। कॉन्टैक्ट और नेटवर्किंग में माहिर विकी का कॉन्टैक्ट दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन से भी हो गई थी। ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड का कॉकटेल विकी के सर पर चढ़ के बोल रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ गैंग्स ऐसे थे जो ड्रग्स से भी पैसे कमाते थे। बहुत सारे गैंग्स थे जो ड्रग्स को हाथ नहीं लगाते थे, मगर दाऊद इब्राहिम और उनके अंडर जो सब्सिडियरी गैंग्स थे वो लोग ड्रग्स से बहुत पैसे कमाए थे और वो मुंबई के पार्टी सीन में, पार्टी सर्किट्स में ड्रग्स बेचते थे और उनसे इतना पैसा कमाते थे कि वो पैसा उन लोग रियल एस्टेट में जाके लगाते थे, हथियार खरीदने में लगाते थे और अंडरवर्ल्ड में ड्रग्स का एक बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ था और दाऊद इब्राहिम और उनके साथियों ने ये बिजनेस पे पूरी कब्जा बना के रखे थे। 90 के दशक के शुरुआती दौर में बंबई में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे थे। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था और 1993 में बंबई में दंगे शुरू हो गए थे और फिर एक दिन एक के बाद एक मुंबई में 13 बम धमाके हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दंगे और ये बम ब्लास्ट दुबई में बैठे दाऊद ने करवाए थे और इन धमाकों का असर देश छोड़ चुके विकी गोस्वामी पर भी हुआ था। हुआ यूं कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में से चुनने की बारी आई तो विकी ने छोटा राजन को चुना, जिसके विकी को आगे चलकर अंजाम भी भुगतने पड़े। जिनमें पहला था उसके अहमदाबाद वाले घर पर अटैक। एक पुलिस ऑफिसर के मुताबिक 4 लोग उसके घर पर ऑटो रिक्शा में बैठकर आए और एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चली। वो दाऊद के आदमी थे। विकी के अहमदाबाद वाले घर के लाल गेट पर इन गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। विकी दुबई शिफ्ट हो चुका था और अपने अंडरवर्ल्ड के दोस्तों के साथ मिलकर उसने वहां ड्रग एम्पायर खड़ा करना शुरू कर दिया था। विकी ने दुबई में कुछ अफसरों को रिश्वत दी और वहां मैंड्रिक्स बनाने की 2 फैक्ट्रियां शुरू कर दी। लेकिन अब वो सिर्फ ड्रग के नंबर 2 का धंधा नहीं करना चाहता था, बल्कि नंबर 1 का भी कुछ काम करने की सोच रहा था। लिहाजा विकी ने मुंबई में होटल का काम शुरू कर दिया। उसने दुबई में भी होटल का बिजनेस शुरू करने की सोची। विकी की पहुंच बॉलीवुड के पार्टी सर्किट तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे बॉलीवुड में उसके कॉन्टैक्ट फैले हुए थे। कई बड़े फिल्म स्टारों के नंबर उसकी स्पीड डायल पर सेव थे, जिन्हें अब वो अपनी मर्जी से कॉल कर सकता था। लेकिन उन दिनों में एक स्टार जिसकी जगह सिर्फ विकी के फोन तक ही नहीं बल्कि उसके दिल तक पहुंच गई थी, वो थी 1993 में स्टारडस्ट के कवर पर टॉपलेस छपने वाली बॉलीवुड की हीरोइन ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी का टॉपलेस कवर स्टारडस्ट में
ये इतना हंगामा खड़ा किया कि कोई भी हीरोइन का इतना कंट्रोवर्सी तो कभी नहीं हुआ। लोग बोलते हैं कि वो टॉपलेस कवर था। अगर आप आज जाके इंटरनेट सर्च करेंगे और वो कवर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन के हिसाब से वो कुछ भी नहीं था और वो टेक्निकली टॉपलेस भी नहीं था। मगर ये तो है कि ये जो कवर था ये एकदम बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, एकदम स्कैंडल बन गया बॉम्बे का। बहुत दिनों तक जर्नलिस्ट और फिल्म सर्कल में इसको लेके आलोचना होती रही। मगर ये बोलते हैं ना कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। ममता कुलकर्णी को बहुत पब्लिसिटी मिली और वो एकदम सबकी टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गई। ममता कुलकर्णी शाहरुख, आमिर, सलमान तीनों खानों के साथ काम कर चुकी थी। बाजी, करण अर्जुन जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुकी थी। ममता ने बहुत कम वक्त में टॉप की हीरोइन में अपनी जगह बना ली थी और विकी गोस्वामी ने ममता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। खबर है कि राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट के लिए ममता कुलकर्णी को निकाल देने के बाद उसने अंडरवर्ल्ड से धमकी दिलवाई थी और यह धमकी काम भी आई जब राजकुमार संतोषी ने फिल्म में ममता कुलकर्णी को वापस ले लिया। बॉलीवुड के साथ दुबई का एक पुराना कनेक्शन है। ऐसा बहुत हो चुका है कि यहाँ के क्रिमिनल्स दुबई भाग गए हैं, वहाँ पे छुपे हुए हैं, फिर दुबई पुलिस उनको अरेस्ट करके यहाँ पे वापस भेजे है। दुबई से मुंबई का डिस्टेंस अगर आप प्लेन से जाए तो 3-3.5 घंटे में आप दुबई पहुँच जाते हैं। इसी वजह से दुबई में आना जाना क्रिमिनल्स के लिए एक बहुत आम बात थी और हमारे जो अंडरवर्ल्ड थे वो भी बहुत बार दुबई आते जाते थे। सिर्फ आते जाते नहीं थे, वहाँ पे जाके शॉपिंग करते थे, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते थे, वहाँ पे बस जाते थे और कुछ लोग तो वहाँ पे फैमिली भी रखे हुए थे। तो दुबई के साथ बॉलीवुड का रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है। इधर मुंबई में ममता कुलकर्णी की फिल्में बहुत ज्यादा हिट नहीं हो रही थी, लेकिन उधर विकी गोस्वामी दुबई में खूब धूम मचा रहा था। उसकी फैक्ट्रियों से निकली मैंड्रेक्स की गोलियां दुनिया भर में पहुंच रही थी। साउथ एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में यह नशे का जहर खासकर युवाओं में ट्रेंड बन चुका था। 1997 यानी कि 1997 में विकी गोस्वामी दुबई में होटलों की चेन शुरू कर रहा था और मौका था उसकी लॉन्चिंग का। उन दिनों दुबई और बॉलीवुड के रिश्तों के चर्चे हर जुबान पर थे। फ्लॉप हो या सुपरहिट, हीरो हो या हीरोइन, दुबई के चक्कर सब लगा रहे थे। जब विकी ने अपने होटलों के लॉन्च इवेंट के लिए इन फिल्मी सितारों को बुलाया तो दुबई पहुंचने वालों की लाइन लग गई। जिन हीरो हीरोइन को नहीं बुलाया गया वो भी किसी ना किसी तरह से उस पार्टी में पहुंचने के लिए बेताब थे और पूरी कोशिश कर रहे थे। और करते भी क्यों ना, उस पार्टी में जो भी गया माला माल हो गया। उन्हें गिफ्ट में लिमिटेड एडिशन की कारें, घड़ियां, डायमंड की ज्वेलरी वगैरह वगैरह दी गई। कभी बॉलीवुड स्टार्स के रंगीन ख्वाब देखने वाले विकी के आगे ये स्टार्स लाइन लगा के खड़े थे उसके हाथों से मिलने वाले गिफ्ट के लालच के लिए। अगर आप पुराने बॉलीवुड रिपोर्टर से पूछेंगे या जो पुराने बॉलीवुड के स्टार्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये विकी का दुबई होटल लॉन्च पार्टी था क्या। बॉलीवुड के एक से एक सुपरस्टार्स आए थे और उनको विकी गोस्वामी ने बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न गिफ्ट्स दिए थे और वहाँ पे शैंडिलियर्स और उनके जो पार्टी था, उनका जो खाना था, पीना था, वो बहुत दिनों तक मुंबई की आलोचना में बनी रही। ये बोला जाता है कि विकी ने जो वाइन सर्व किया था वही मतलब वर्ल्ड के सबसे कॉस्टली वाइन्स में से थे। ये विकी का दुबई होटल पार्टी एक बहुत बड़ा हिट पार्टी था ऐसे टाइम में जब पेज 3 पार्टी और पेज 3 का ज़माना ठीक तरह से आया भी नहीं था। वो कल्चर मुंबई में आया भी नहीं था ठीक तरह से। इधर विकी साउथ अफ्रीका में अपने साथ हुए हादसे को भुलाकर दुबई में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कुछ पुराने साथी और दुश्मन साथ मिलकर
कुछ और ही प्लान कर रहे थे। विकी भले ही साउथ अफ्रीका को भूल चुका था, लेकिन पुलिस उसे नहीं भूली थी। एक एक कर उसने विकी के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक में जब ड्रग्स, खासकर मैंड्रिक्स की सप्लाई करने वालों को पकड़ा गया, तो उनके तार विकी गोस्वामी तक जुड़ गए। जोहानिसबर्ग पुलिस विकी तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी और आखिर में उसकी यह कोशिश रंग लाई। जोहानिसबर्ग पुलिस को पता चल गया था कि मैंड्रिक्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट दुबई रवाना होने वाला है। पुलिस को यकीन था कि इतने बड़े मैंड्रिक्स कंसाइनमेंट के पीछे सिर्फ विकी का हाथ हो सकता है। उसने दुबई पुलिस से इस मामले में संपर्क किया। इधर दुश्मन बन चुके विकी के पुराने दोस्त भी चुप नहीं बैठे थे। विकी के पीछे कई मुल्कों की पुलिस के अलावा दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी भी लगी हुई थी। दुबई में उसके होटल शुरू हो चुके थे और विदेशों में उसकी मैंड्रिक्स सिर चढ़ के बोल रही थी। और अब तक वह किसी भी मुल्क की पुलिस की हत्या नहीं चढ़ा था। इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच पाए, वह उन्हें चकमा देकर रफू चक्कर हो जाया करता था। एक ऐसा दिन आया जब विकी गोस्वामी के पीछे 3 मुल्कों की पुलिस पड़ गई और विकी गोस्वामी किसी के हाथ नहीं आया। एक तरफ मुंबई की पुलिस, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, दूसरी तरफ जोहानिसबर्ग पुलिस और तीसरी तरफ TEA USA की। ये तीनों पुलिस विकी गोस्वामी को चेस करने लगा, मगर विकी गोस्वामी अभी तक किसी के हाथ नहीं लगा। और एक दिन दुबई पुलिस को डी कंपनी से एक टिप मिली। विकी की 11.5 टन मैंड्रिक्स, जिसकी 1997 में कीमत लगभग 60 लाख अमेरिकी डॉलर थी, विदेशों में खपाने के लिए तैयार रखी थी। दुबई पुलिस के पास जोहानिसबर्ग पुलिस से भी ऐसी ही कुछ खबर मिली थी, लिहाजा वह तुरंत हरकत में आई। यह पहली बार नहीं था कि पुलिस विकी की गर्दन तक पहुंची हो, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसकी गर्दन दबोच पाए, वह पुलिस को गच्चा देकर निकल जाता था। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। दुबई पुलिस ने विकी को उसके 11.5 टन मैंड्रिक्स के साथ गिरफ्तार कर लिया था। दुबई पुलिस की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ विकी गोस्वामी का? क्या वो दुबई पुलिस को भी गच्चा दे पाया या नहीं? क्या हुआ ममता कुलकर्णी का? क्या हुआ उनके रिश्तों का? कहाँ है विकी गोस्वामी? इन सब सवालों के जवाब सुनने के लिए जरूर जुड़िए उड़ता बॉलीवुड के विकी गोस्वामी सीजन 2 में। तो सुनते रहिए अपनी मन की आंखों से, सुनो जरा।